दोस्तों, करंट अफेयर के सीरीज में आपका पुनः एक बार स्वागत है। हम लोग बिहार की आगामी परीक्षाओं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा के संदर्भ में करंट अफेयर का अध्ययन कर रहे थे। आज करंट अफेयर का 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज पृथ्वी दर्पण जो अतिरिक्तांक है उसको बेस बना के हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और इसका हम लोग चौथा पार्ट 4 जो है, चौथा भाग, आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि है राजनीतिक घटनाक्रम। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें देखते हैं इंडेक्स में कौन कौन सा टॉपिक है, पहले उसको देखते हैं, समझते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सब देख सकते होंगे राजनीतिक घटनाक्रम, तो ये सारे इंडेक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं जिसमें आप देख पा रहे होंगे। केंद्र ने त्रिपुरा के स्वदेशी मुद्दों के समाधान के लिए केंद्र समझौते पर हस्ताक्षर किया। हेमंत सोरेन के त्यागपत्र के पश्चात चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री। नए चुनाव के पश्चात भारी बहुमत के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकारें, तेलंगाना में कांग्रेस, मिजोरम में स्थानीय दल की सरकार। देश में 12 राज्य अब पूर्णतः भाजपा शासित राज्य हो गए, क्योंकि पूर्णतः केंद्र कांग्रेस शासित राज्य की संख्या 3 है। संसद की सुरक्षा व्यवस्था में चूक के पश्चात विपक्ष का हंगामा, 146 सांसदों का निलंबन। एक देश एक चुनाव के लिए संबंधित पहलुओं पर विचार हेतु पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठन। तो ये सारे टॉपिक हैं, इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पार्ट 4 में ये हम लोग आज अध्ययन करेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे, आज समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, टॉपिक यहाँ शुरू होता है। केंद्र ने त्रिपुरा के स्वदेशी मुद्दों के समाधान हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं। राज्य के स्वदेशी लोगों की समस्याओं के अस्थायी समाधान लाने के लिए TIPRA मोथा और त्रिपुरा और भारत सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जिसमें स्वदेशी प्रगतिशील क्षेत्रीय गठबंधन को तिपरा मोथा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? तिपरा मोथा। यह त्रिपुरा में एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जिसका नेतृत्व प्रद्योत विक्रम मानिक्य देव वर्मा करते हैं। ठीक है, ये त्रिपुरा मोथा जो क्षेत्रीय गठबंधन दल है उसके क्या मांग है? एक ग्रेटर त्रिपुरा त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद के लिए अधिक शक्तियां, रोमन लिपि को स्वदेशी कोकबोरोक भाषा की आधिकारिक लिपि घोषित की जाए। उसके बाद उल्लेखनीय है कि कोकबोरोक तिब्बती बर्मन भाषा है जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के पड़ोसी क्षेत्रों में त्रिपुरी लोगों द्वारा बोली जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे लोग कि कोकबोरोक क्या है? तिब्बती बर्मन भाषा है जो कि क्या है, बांग्लादेश, त्रिपुरा और आसपास बोली जाती है। तो यही चीज हम लोग को ध्यान रखना है इस टॉपिक से। कुकरो भाषा को क्या है, आधिकारिक लिपि घोषित करने की बात की गई। कुकरो भाषा, कुकरो कोक बोरोक भाषा, ये कहाँ बोली जाती है? त्रिपुरा, उसके बाद क्या है, बांग्लादेश, म्यांमार के थोड़े से हिस्से में। तो ये ध्यान रखें हम लोग। हेमंत सोरेन के त्याग पत्र के पश्चात चंपई सोरेन बने झारखंड के नए मुख्यमंत्री। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं ईडी द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया था। क्या गया? कुछ मांगे भूखंडों की सेल डी में हेरा फेरी कर अवैध तरीके से खरीद बिक्री के मामले में परिवर्तन निदेशालय द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें क्या है कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने क्या कि नए मुख्यमंत्री उनको त्याग पत्र जो दिए हेमंत सोरेन, उसके बाद नए मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन ने शपथ लिया। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर टोटल क्या है, 81 सांसद है। बिहार में जैसे हम लोग देखते हैं वर्तमान में सांसद सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। वहीं झारखंड में कितनी? 81। और इसमें बहुमत के लिए चाहिए 42 विधायकों का दावा। तो इसमें क्या है कि परिवहन मंत्री रहे चंपई सोरेन। अगर प्रश्न यह बनेगा कि चंपई सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे, इससे पहले किस पदभार में अपना सेवा दे रहे थे? तो वो ध्यान रखें हम लोग, परिवहन मंत्री के रूप में सेवा दे रहे थे। ठीक है, और इस प्रकार से क्या हुआ, चंपई सोरेन 12वें मुख्यमंत्री बने। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। और बिहार का विभाजन होने के बाद क्या है कि झारखंड अलग राज्य बना 15 नवंबर 2020 को। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि केवल जो है रघुवर दास ही थे जो कि अपना कार्यकाल पूरा कर पाए। उसके बाद क्या है कि झारखंड के मुख्यमंत्री 3 बार रहे। अर्जुन मुंडा सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री। ये दोनों टॉपिक हम लोग ध्यान से समझना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं।
नए चुनाव के पश्चात भारी बहुमत के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार है। ठीक है। तेलंगाना में कांग्रेस व मिजोरम में स्थानीय दल की सरकार। देखिए, हम लोग को ध्यान रखना है कि हाल में जो है अक्टूबर नवंबर 2023 में कहाँ चुनाव संपन्न हुआ। अक्टूबर नवंबर 2023 में, अक्टूबर नवंबर 2023 में कहाँ चुनाव हुआ था? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश से अलग हुए छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और मिजोरम में। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि काफी सारे सरकार, जहाँ पे क्या है कि भाजपा ने प्रचंड बहुमत या भारी बहुमत के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बनाई और मिजोरम में स्थानीय दल की सरकारें बनी। और ये चुनाव कब हुआ था? अक्टूबर नवंबर 2000। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टिकोण से पीपीएससी में जैसे ऑप्शन दिया जा सकता है कि अक्टूबर नवंबर 2023 में होने वाले कौन किस किस राज्य में चुनाव आयोजित हुआ। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी तेलंगाना। ठीक है। और ऑप्शन अगर ई तो हालांकि कट गया है, लेकिन अगर चार ऑप्शन रहेगा तो चारों रहेगा। राजस्थान, या पूछा जाए किन किन राज्यों में चुनाव नहीं आयोजित हुए, तो हम लोग को ध्यान रखना राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोजित हुए थे और तेलंगाना और मिजोरम में भी। ठीक है। तो राजस्थान में जो चुनाव आयोजित हुए, यहाँ पर किन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में, माननीय मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा जी ने शपथ लिया राजस्थान में, जो कि क्या है कि राजस्थान में भाजपा के सरकार से समर्थन से मुख्यमंत्री बने। और राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान में राज्यपाल कौन है? कालराज मिश्र। ठीक है, ये ध्यान रखना, कालराज मिश्र जी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हम लोग देखते हैं, मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में मोहन यादव, श्री मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। यहाँ पर टोटल 230 सीटें हैं। और यहाँ पर कौन है राज्यपाल? कौन है? मंगू भाई पटेल। ठीक है, ध्यान रखें, मतलब मध्य प्रदेश में अगर राज्यपाल की बात होगी तो कौन है? मंगू भाई पटेल, मंगू भाई पटेल। और यहाँ पर कौन है बने मुख्यमंत्री? श्री मोहन यादव। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की बात करें। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कट के तो 2000 ईस्वी में बना था। यहाँ पे 90 विधानसभा सीट है, जहाँ पर क्या है कि कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ है। सॉरी, तेलंगाना में हुआ है कांग्रेस का, जबकि छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है? छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है। इसमें 90 विधानसभा सीटें हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे श्री विष्णु देव साय ने क्या है? मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पर तेलंगाना की बात करते हैं हम लोग। तेलंगाना राज्य में, तेलंगाना के बारे में हम लोग देखते हैं। तेलंगाना की 119 विधानसभा की सीटों के लिए मतदान एक ही चरण में 30 नवंबर 2023 को कराया। 119 सीटें हैं तेलंगाना में। ठीक है। उसके बाद क्या है कि यह जो है मतदान प्रतिशत पिछले साल की अपेक्षा कम था। और यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर राव थे। ठीक है। इस बार क्या है, इनकी सीटें 39 ही रह गई और केसीआर ने 2 सीटों चुना था, 1 सीट पर भाजपा। ये सब नहीं पूछा जाएगा, सिंपल से ये क्वेश्चन पूछा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में किन्होंने शपथ ली? तो हम लोग देखेंगे, कांग्रेस के ये हैं रेवंत रेड्डी। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। और तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तेलंगाना के राज्यपाल, इसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिली साई सुंदरराजन। तमिली साई सुंदरराजन। ठीक है। अब आते हैं मिजोरम। मिजोरम में क्षेत्रीय पार्टी के दल ने क्या सरकार बनाया है? चलिए हम लोग मिजोरम देख लेते हैं। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम है, या क्वेश्चन पूछा जाएगा यूपीएससी में, पूर्वोत्तर राज्य में अक्टूबर नवंबर 2023 में पूर्वोत्तर किस राज्य में चुनाव आयोजित हुए थे? तो मिजोरम आपको ध्यान रखना है।
मिजोरम पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में सभी 40 सीटों के लिए मतदान एक ही चरण में 7 नवंबर को संपन्न हुआ था। तो कितने सीट थे? 40 सीट। उत्तर भारत के चारों अन्य राज्यों की तरह वहां भी मतदान 3 दिसंबर को ही कराने का मूल कार्यक्रम था, लेकिन क्या मतगणना 4 दिसंबर चुनाव आयोग द्वारा कराया गया। यहाँ क्या है, इसमें हम लोग देखेंगे स्थानीय पार्टी जोरम पीपुल्स मूवमेंट, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने 27 सीटों में विजय प्राप्त की। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जोरम पीपुल्स मूवमेंट के लालू दोहामा ने क्या है, माननीय मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं देश के 12 राज्य अब पूर्णतः भाजपा शासित राज्य हो गए। हालांकि ये राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन हम लोग क्या है ओवरव्यू देखने का प्रयास करेंगे ऊपर से समझने का। 5 राज्यों में जहाँ पे क्या अक्टूबर नवंबर 2023 में क्या हुए चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के दायरे में क्या वृद्धि हुई है। 12 राज्य ऐसे हैं जो पूर्णतः भाजपा शासित है, जबकि कांग्रेस शासित राज्यों की संख्या घटकर 3 रह गई और 2 राज्य आम आदमी पार्टी द्वारा शासित है। तो भाजपा शासित राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, गुजरात है, गोवा है, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा। और कांग्रेस शासित 3 राज्य हैं, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना। वहीं आम आदमी पार्टी शासित राज्य पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जहां सहयोगी दल के साथ क्या है भाजपा सत्ता में है, उसका महाराष्ट्र होगा, मेघालय होगा, नागालैंड, सिक्किम होगा। और एक क्या है भाजपा सत्ता में, एक पचमा बिहार भी जोड़ दीजिए, क्योंकि बिहार का क्या है माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा देके एनडीए के 7 घटक दलों के साथ मिलके बिहार में सरकार के राज्यपाल के समक्ष अपना बहुमत हासिल किए थे, सिद्ध किए थे। तो 5 जहाँ राज्य कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है, तो झारखंड हो गया, इसको हम लोग देखेंगे। उल्लेखनीय है कि देश में वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 6 पार्टियों को ही प्राप्त है। ये वाला 6 पार्टी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, माकपा और आप शामिल है। ये ठीक है। अब देखिए संसद की सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई, जिसकी वजह से 146 माननीय सांसदों ने क्या है विपक्ष में हंगामा किया, 146 सांसदों का निलंबन कर दिया गया। इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा। कर रहा है दिसंबर 13 2023 को उस समय लग गया जब दर्शक दीर्घा में 2 युवकों ने लोकसभा में कूद कर छुपा कर लाए कलर स्मोक क्रैकर के जरिए हल्के पीले रंग का स्प्रे सदन में ऐसे समय कर दिया जब सदन में प्रश्नकाल की कार्यवाही चल रही थी। इस बात को ध्यान रखेंगे, वो क्या है प्रश्नकाल की कार्यवाही चल रही थी। ठीक है, 2 युवकों ने, और यह क्या हुआ था 13 दिसंबर को हुआ था दर्शक दीर्घा में। इस दुस्साहसिक घटना से सदन में अफरा-तफरी मच गई। इस घटना से कुछ ही मिनटों पश्चात संसद भवन की बाउंड्री के बाहर एक अन्य युवक युवती जिनके नाम अमोल सिंधे और नीलम बताए गए हैं, वे नारेबाजी के साथ वैसा स्प्रे किया। दर्शक दीर्घा से सदन के भीतर कूदने वाले युवक सागर शर्मा और मनोरंजन गौड़ थे। इन चारों के साथ इस साजिश में शामिल 2 अन्य युवक विक्रम और अली छवि सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। संसद में परिसर में विशेषतः कार्यशील लोकसभा में स्मोक गन के जरिए धुआं फैलाने की घटना संसद परिसर में 13 दिसंबर 2001 को वो भीषण आतंकी हमले जिसमें पुलिस के 5 जवानों सहित 9 लोगों की मौत हो गई थी की बरसी पर हुई। अच्छा, इसी समय हुआ ये क्या है 2001 में इस प्रकार की घटना हो चुकी थी जहाँ आतंकवादी हमले हुए थे। इसी को दोहराने का पूरा देश के लोगों का ध्यान आकर्षित करने का तरीका था यह। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें किसी गैर सनद की संभावना होने की आदि पहलुओं सभी की जांच यद्यपि की जा रही है। यदि सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही है, गिरफ्त में लिए गए युवाओं से भी गहन पूछताछ की जा रही है। आरोपितों का हवाला या किसी अन्य माध्यम से फंडिंग की आईबी और रॉ की आशंका है। 13 दिसंबर 2023 की उपयुक्त घटना देश के सबसे सुरक्षित कही जाने वाली इमारत की सुरक्षा में चूक का एक चिंतनीय उदाहरण है। खैर है, इस चिंताजनक कांड के पश्चात सरकार की चूक के लिए विपक्ष ने भारी हंगामा संसद में किया, जिससे संसद की कार्यवाही बाधित हुई। वांछित विधेयकों को पारित कराने के लिए हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों को दोनों सदनों में निलंबित भी किया गया। लोकसभा के 100 तथा राज्यसभा के 46 सांसद शीतकालीन सत्र में निलंबित किए गए। सांसद
संसद भवन की बेहतर सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF कोहिमा सौंपने का निर्णय गृह मंत्रालय ने किया है। ठीक है, हम लोग देखते हैं संसद के निलंबन के नियम और प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पॉलिटी से के लिए भी इम्पोर्टेंट है और करंट अफेयर के लिए भी। लोकसभा में क्या है निलंबन? स्पीकर द्वारा राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो अध्यक्ष का कार्यभार संभाले होते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है? निलंबन कहता है। लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा के अध्यक्ष। लोकसभा में नियम 373, 74 और 374 ए और राज्यसभा में नियम 255, 256 के तहत निलंबन होता है। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक सदन में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के अनुसार अव्यवस्थित आचरण के लिए सांसदों को निर्देशित करना, नामित करना और निलंबित करना शामिल है। इसके लिए अव्यवस्थित आचरण, नियमों के अनुसार अव्यवस्थित आचरण, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सदन किसी भी समय प्रस्तावित पारित कर निलंबित सदस्य को बहाल कर सकता है। अच्छा, बहाल भी किया सकता है, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। कह रहा है आर्टिकल 120 यह कहता है यह संसदीय कार्रवाई को न्यायिक जांच से बचाता है और पीठासीन अधिकारी और सांसदों को संसद में उनके आचरण के लिए किसी भी कानून कार्रवाई से छूट प्रदान करता है। इसमें अपवाद भी अदालतें कुछ मामलों में हस्तक्षेप कर जा सकती हैं जहां विधायिका के प्रक्रियात्मक नियमों का उल्लंघन होता है या विधायकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। उदाहरण के लिए अदालतें दल विदल विरोधी कानून की वैधता या सदन में सांसदों के निष्कासन की समीक्षा कर सकती है। ठीक है, चलिए ये टॉपिक वगैरह हम लोग देखते हैं। ये 13 दिसंबर 2001 को घटना हुई थी, उसी के आधार पे ये घटना घटित हुई थी। इसमें हम लोग 2023 में भी देखते हैं कि इसी घटना को याद दिलाने के मंशा के पीछे उसी तारीख को चुन के इस तरह घटना किया गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक देश एक चुनाव के लिए संबंधित पहलुओं पर विचार हेतु पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। तो क्वेश्चन अगर आएगा एक देश एक चुनाव से संबंधित जो है समिति जो है किनके अध्यक्षता में गठित हुई? तो रामनाथ कोविंद जी की पूर्व राष्ट्रपति महोदय की अध्यक्षता में गठित हुई है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देश में विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही संपन्न कराने की दिशा में सरकार ने इसकी संभावना तलाशने तथा इस दिशा में आवश्यक सुझाव देने के लिए 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन केंद्र सरकार ने 2 सितंबर 2023 को किया है। समिति का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कौन है अध्यक्ष? रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद को बनाया गया। समिति के 7 अन्य सदस्यों में मतलब 8 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 7, 1 + 7 यानी टोटल 8 सदस्य हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें क्या है, 8 सदस्यों में जो 7 सदस्य हैं, 7 अन्य सदस्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा के सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता राष्ट्रपति गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे व सदस्यता आयोग के पूर्व अध्यक्ष संजय कोठारी शामिल किया गया है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने समिति के सदस्य बनने से इनकार किया है। इसको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, हालांकि यह नहीं पूछा जाएगा। विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार विधि मंत्रालय के सचिव नितिन चंद्रा समिति के सचिव बनाया गया। कौन बनाया गया? नितिन चंद्रा समिति। जबकि केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में इस समिति की बैठकों में शामिल होंगे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। विधि एवं न्याय मंत्रालय की सूचना समिति को तत्काल प्रभाव से अपना कार्य प्रारंभ करने को कहा गया। तदनुरूप समिति ने अपना कार्य शुरू कर दिया। समिति की पहली औपचारिक बैठक 23 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। तो ये हम लोग देखेंगे। देखिए एक राष्ट्र एक चुनाव, ये है क्या? इसकी पृष्ठभूमि को थोड़ा लोग समझते हैं। भारत में इससे पहले 1952, 57, 62, 67 में एक साथ लोकसभा चुनाव विधानसभा कराए जा चुके हैं। कहीं अगर बीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक देश एक चुनाव के संदर्भ में विचार कीजिए निम्नलिखित तथ्यों पर। पहला ऑप्शन है इसमें 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, पहला ऑप्शन। दूसरा, समिति का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन कि इसमें जो है यह जो है इससे पहले क्या है कि देश में जो है चुनाव एक साथ नहीं करवाया गया। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? 1 2 1 2 3 केवल 1 और 1 2। तो हम लोगों ने देखा यह 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति, इसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद है, ये भी सही है। और क्या है कि यहाँ पर क्या है कि 8 सदस्य हैं, 1 + 7 है, तो दोनों ऑप्शन सही हो गया। और इससे पहले चुनाव क्या है
52, 57, 62 और 67 में क्या है, एक साथ लोकसभा विधानसभा के लिए कराए जा चुके हैं। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हालांकि 1968-69 के बीच कुछ विधानसभाओं के विघटन के बाद इस मानदंड को बंद कर दिया गया। तब से भारतीय चुनाव प्रणाली केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग चुनाव कराती है। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 83, 2 और 172 में जहां प्रावधान है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमशः 5 वर्ष तक रहेगा जब तक कि उन्हें पहले भंग नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 356 में विधानसभा पहले भी भंग की जा सकती है, अतः देश में एक चुनाव के संबंध में इन प्रावधानों के संशोधन करना पड़ सकता है। अनुच्छेद 352, 356, 360 हम लोग पढ़े थे। 356 में राष्ट्रपति चुनाव के बारे में बात होती है। तो इसी प्रकार से अगर ऐसा घटना होता है तो फिर से चुनाव बाद में आयोजित किया जा सकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर इससे पूर्व गठित विभिन्न समितियां और संबंधित सिफारिशें। 1983 में चुनाव आयोग की रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा गया था। 1999 में 170वें विधि आयोग ने भी अपने साथ चुनाव कराने की वकालत की। 2015 में सुदर्शन नचियप्पन की अध्यक्षता वाली कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय संसदीय स्थायी समिति ने एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। तो ये था एक देश एक चुनाव की पृष्ठभूमि। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, पार्ट 2 हम लोग का था, मतलब चौथे वाले क्या है, चौथे वाले में हम लोग का क्या है, ये खत्म हो चुका है। हम लोग का टॉपिक ये राजनीतिक घटनाक्रम खत्म हो चुका है। मतलब क्या कि राष्ट्रीय परिदृश्य में हम लोगों ने पढ़ा, अभी आज राजनीतिक घटनाक्रम पढ़ा। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पर्यावरण और जैव विविधता को हम लोग करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये वाले इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। नया वीडियो जो लेकर आऊँगा पार्ट 4 में, उसमें हम लोग क्या है पर्यावरण एवं जैव विविधता को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।